नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। आज जिस टॉपिक की चर्चा दोस्तों मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं वो है ग्रहों का स्वरूप। इससे पहले मैंने राशियों के स्वरूप की चर्चा आप लोगों के साथ की है, तो आज जो टॉपिक है वो है ग्रहों के स्वरूप के बारे में। मेरा आप लोगों से निवेदन है दोस्तों कि आप मेरे सभी एपिसोड्स को, सभी वीडियोस को देखते हुए स्टेप बाय स्टेप क्रमानुसार आगे बढ़ें, ताकि आपको एस्ट्रोलॉजी की जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, उसको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक है दोस्तों ग्रहों के स्वरूप। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रहों को मान्यता दी गई है, 9 ग्रह माने गए हैं और माना गया है कि इन ग्रहों का ही इफेक्ट जो होता है इस पृथ्वी लोक पे रहने वाले सभी लोगों पे और जीव जंतुओं पे पड़ता है। वो 9 ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो इस ब्रह्मांड में इस पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु, ह्यूमन बीइंग और जो भी जीव जंतु हैं, यानी जिनमें भी प्राण है, एग्जिस्टेंस है, उन सबों के नेचर के अनुसार उनके जो नेचर होता है, जो स्वभाव होता है, उसके अनुसार क्या किया गया है, ग्रहों के स्वभाव की भी तुलना की गई है और उसको वो स्वरूप प्रदान कर दिया गया है, ग्रहों को वो स्वरूप प्रदान कर दिया गया है। तो जब ग्रहों के स्वरूप की बात आती है तो मेनली इनको 4 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 द्विपद, नंबर 2 चतुष्पद, नंबर 3 पक्षी यानी बर्ड्स एंड नंबर 4 सरीसृप यानी कि रेप्टाइल। तो देखिए दोस्तों, हम एक लाइन से ग्रहों को लिख लेते हैं और उसके बाद उनके स्वरूप को भी हम यहाँ पे लिखेंगे और आप लोग इसको नोट करते जाइएगा और इसको बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही ईजीएस्ट वे में मैं बताने की कोशिश करूँगा और टेक्निक से बताऊँगा, ताकि आपको इसको रटने की ज़रूरत ना पड़े। आप एक बार इसको देखें और उसके बाद आपको समझ में आ जाए। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे एक जगह हम ग्रह लिख लेते हैं। ग्रह हो गए हमारे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैंने 9 ग्रहों को एक सीरियल में लिख लिया। ठीक है, एक ऑर्डर में लिख लिया, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। अब मैं इस तरफ लिख लेता हूं उनके स्वरूप को। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे समझना है, कैसे इसको याद रखना है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको बृहस्पति और शुक्र के बारे में। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए, आपको ये लॉजिक समझ में आ जाए। तो देखिए दोस्तों, बृहस्पति को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बृहस्पति को देव गुरु माना जाता है, यानी ज्ञानी माना जाता है। ये ज्ञान देते हैं देवताओं को। तो ज्ञान किसके पास होता है इस दुनिया में? आज के समय में ज्ञान किसके पास है? जाहिर सा बात है, जितने भी जीव हैं इस दुनिया में, इस पृथ्वी लोक में, उसमें से एक मनुष्य है जिसमें ज्ञान को पाने की और ज्ञान को बांटने की क्षमता है। पशुओं में क्षमता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मनुष्य जो हो गया वो क्या होता है? द्विपद। तो बृहस्पति देवता देव गुरु हैं, ज्ञानी माने गए हैं, ज्ञान के देवता है, देव गुरु हैं। तो इसलिए और ज्ञान किसके पास होता है आज के युग में? तो मनुष्य के पास, मानव के पास, ह्यूमन बीइंग के पास। तो इसलिए बृहस्पति ग्रह का जो स्वरूप हो गया उसको माना गया है द्विपद। द्विपद का मतलब 2 पाँव वाले, 2 पाँव वाले का मतलब 2 पैर का मतलब हो गया कि मनुष्य। तो यहाँ आप लिखिए बृहस्पति के सामने द्विपद। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों हम शुक्र पे। तो देखिए दोस्तों, शुक्र देवता को दानवों का गुरु माना गया है। तो ये भी गुरु, लेकिन किसके हैं? दानवों के गुरु हैं। ये भी ज्ञान है, ज्ञान बांटते हैं, दानवों को ज्ञान देते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्ञान इस दुनिया में आज के डेट में ज्ञान बांटने का काम, ज्ञान अर्जित कर पाने का जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, और ज्ञान
डिस्ट्रीब्यूट कर सकने की जो क्षमता है वो सिर्फ और सिर्फ मानव में है, जीव जंतुओं में वो नहीं है तो हम भी एक प्राणी ही, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी तो है ही, ठीक है, लेकिन ये जानवरों से अलग है। जो 4 पाँव वाले जो जानवर होते हैं, 4 पैर वाले, उनसे अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसमें वो क्षमता है, वो लॉजिकली सोच सकता है, क्यों कैसे, इसका जवाब और आंसर पाने की, उसका जवाब पूछने की और उसका आंसर पाने की और उसको समझने की जो क्षमता है वो सिर्फ और सिर्फ मानव में है, ह्यूमन बींग में है। और ह्यूमन बींग क्या है? द्विपद, 2 पैर वाला। तो इसलिए शुक्र देवता यानी शुक्र ग्रह जो है उनका स्वरूप भी माना गया है द्विपद, ठीक है। द्विपद का मतलब मानव। द्विपद। अब आपको इजीली याद हो गया दोस्तों कि बृहस्पति देवता बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह, इनका जो स्वरूप है वो माना गया है द्विपद, यानी कि मानव, मनुष्य। अब आइए दोस्तों मंगल पे। तो देखिए दोस्तों, मंगल जो होते हैं वो पराक्रम के देवता है। मंगल ग्रह जो है पराक्रम को दर्शाते हैं, शारीरिक बल को दर्शाते हैं, ठीक है। फिजिकल स्ट्रेंथ जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिजिकल स्ट्रेंथ किसके पास है? फिजिकल स्ट्रेंथ मानव की तुलना, मानव से भी ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ किसकी है? मानव के पास बुद्धि बल तो जरूर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्ञानी तो मानव ही है, जितने भी जीव जंतु है उसमें सबसे ज़्यादा ज्ञानी मानव है। लेकिन जब बल की आती है, फिजिकल स्ट्रेंथ की आती है, तो मानव से ज़्यादा बली कौन होता है? तो वो होता है जानवर, 4 पैर वाला। आप किसी सांड से, बैल से तो नहीं लड़ पाइएगा ना। तो मंगल जो ग्रह है वो रिप्रेजेंट करते हैं पराक्रम को, बल को, फिजिकल स्ट्रेंथ को। और बल किसके पास है? तो जानवर के पास। तो मंगल ग्रह को स्वरूप क्या मान लिया गया है? चतुष्पद। चतुष्पद का मतलब होता है वैसे जीव जिनके 4 पैर होते हैं, यानी कि जानवर, पशु। तो आप मंगल के सामने लिख दीजिए चतुष्पद। क्लियर है दोस्तों? ठीक उसी तरीके से दोस्तों शनि, सैटर्न क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आप अपने आसपास देखिए, जितने भी मेहनत करने वाले लोग होते हैं ना, मैं बुद्धि से मेहनत करने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, मेंटली हार्डवर्क करने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, शारीरिक रूप से जो हार्डवर्क करते हैं, यानी जो 4th क्लास लेबर हैं या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो हैवी काम करते हैं, वो सभी किसको रिप्रेजेंट कौन करता है? तो शनि देवता उनको रिप्रेजेंट करते हैं। या आपके घर में काम करने वाली जो बाई है, जो नौकर नौकरानियाँ होती है, उन सबको कौन रिप्रेजेंट करता है? शनि देवता रिप्रेजेंट करते हैं। और ये लोग क्या है? भले ही ये मनुष्य है, लेकिन ये जो काम करते हैं वो काम करते हैं अपने दिमाग से नहीं, अपने बल से, अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से। आप वो काम नहीं कर पाइएगा जो काम एक 4th क्लास लेबर, 4th क्लास एम्प्लॉई जो करता है, वो काम आप साधारण लोग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो साधारण लोग अपनी बुद्धि से काम करते हैं। यानी मान लीजिए आप ऑफिसर्स हैं किसी सरकारी विभाग में या किसी प्राइवेट फर्म में, तो आप जो काम कर रहे हैं, आप मेंटली बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, फिजिकली हार्डवर्क नहीं कर रहे। ये बात अलग है कि मेंटली हार्डवर्क जो होती है वो फिजिकली हार्डवर्क से ज़्यादा पेनफुल होती है और ज़्यादा थकते हैं आप उसमें। लेकिन आप कहीं ना कहीं एक एसी कमरे में बैठ के, चेयर में बैठ करके आप अपनी बुद्धि से काम कर रहे हैं, माइंड से काम कर रहे हैं। आप जैसे किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही हैं, तो कोई ड्राइंग है आपके पास, मशीन की डिज़ाइन है, आप उसको रीड कर रहे हैं, वहाँ पे आप अपने दिमाग को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन वो जो 4th क्लास एम्प्लॉई है या जो लेबर है, उसको वहाँ पे वो दिमाग यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि उसको वो समझ में ही नहीं आएगा। आप उसको जैसा गाइड कीजिएगा वो वैसा काम करता जाएगा। किसी मशीन को डिसमेंटल करना है तो आप उसको बताएंगे कि हाँ ऐसे ऐसे उसको ओपन करो, तो वो आपके इंस्ट्रक्शन पे चलेगा। यानी वो अपनी बुद्धि को कम यूज़ कर रहा है, अपने बल को, अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को, अपनी शक्ति को ज़्यादा यूज़ कर रहा है। और ये प्रवृत्ति किसकी होती है? ये नेचर जानवर की। और जानवर को किस श्रेणी में रखा गया है? चतुष्पद। जानवर मतलब चतुष्पद, 4 पैर वाला। तो इसलिए शनि जो ग्रह हैं उनको भी चतुष्पद की श्रेणी में रखा गया है। क्लियर है दोस्तों? राहु और केतु, देखिए दोस्तों, राहु और केतु का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, इसलिए इनको कोई भी स्वरूप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नहीं दिया गया है। इसलिए यहाँ कुछ भी नहीं, क्रॉस। राहु और केतु को कोई स्वरूप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नहीं दिया गया है।
अब बच गए कौन दोस्तों? तो सूर्य, चंद्रमा और बुध। तो देखिए दोस्तों, सूर्य जो होता है एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, आप कितना एक्टिव है, कितना क्रियाशील है आप, ठीक है। किसी भी काम को करने के लिए आप कितनी तन्मयता से, कितने जुझारूपन से और कितने इंटरेस्ट से काम करने को तैयार रहते हैं। ये आपकी एक्टिविटी को इंडिकेट करता है, आपके शारीरिक बल को नहीं, आपकी जिसको आप बोल सकते हैं ना कि जैसे किसी भी समय कोई भी काम हो करने को तैयार, आलस्य नहीं, बिल्कुल आलस्य नहीं, कोई लेजीनेस नहीं रहती है। ऐसे मतलब सूर्य ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य का मतलब एक कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी बिना थके काम करने की क्षमता। तो वो मेंटली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है। तो बिना थके काम करने की क्षमता यानी हमेशा क्रियाशील, हमेशा एक्टिव रहना, इसको इंडिकेट करता है। तो जब आप देखते होंगे जब सुबह होती है तो सबसे सुबह सुबह आपको किसकी आवाज़ सुनाई देती है? तो पक्षियों की चहचहाट की। तो क्या होता है, वो बहुत एक्टिव रहते हैं, भले उनमें फिजिकल स्ट्रेंथ हो चाहे नहीं हो, लेकिन सुबह से शाम तक वो क्या करते हैं? एक्टिव रहते हैं, कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। तो एक तरीके से क्या है, आप देखिएगा वो सोते भी हैं तो लगता है कि बैठे बैठे ही सो जाते हैं। तो इसलिए जो सूर्य जो है, इनके स्वरूप को क्या माना गया है? पक्षी का स्वरूप, यानी बिना थके, बिना किसी आलस्य के कंटिन्यू इंगेज रहना किसी काम में, आलस्य को कंप्लीटली फुली त्याग देना। तो वो कौन सा होता है? तो पक्षियों का गुण है। पंछी, इसलिए सूर्य का स्वरूप जो हो गया है वो है पंछी दिया गया है इनको। अब आते हैं दोस्तों हम चंद्रमा पे। तो देखिए दोस्तों, रात के समय चंद्रमा आपको दिखती है, रात के समय चंद्रमा आपको आकाश में नज़र आता है। और चंद्रमा आपके मॉइस्चर को, नमी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एक जल तत्व ग्रह है तो मॉइस्चर को, नमी को रिप्रेजेंट करता है, रात के समय नज़र आता है। तो रात के समय सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन रहता है? आप देखे होंगे जनरली जो सांप वगैरह होते हैं, रेप्टाइल होते हैं, रात को वो ज़्यादा आपको एक्टिव दिखेंगे, रात को वो ज़्यादा निकलते हैं। और उनको क्या होता है? मॉइस्चर, नमी, ये वाली जो जगह होती है ना, ये उनको बहुत ही पसंद है। दिन में, दोपहर में आप देखते होंगे किसी में खेत में या कहीं पे भी, वो बिल में, अंदर में अपने आप को समेटे रहेंगे। एक्चुअली करते क्या है वो कि मिट्टी के अंदर बिल बना करके घुसे रहते हैं और वहाँ से क्या करते हैं, उस मिट्टी के थ्रू मॉइस्चर को, नमी को लेते रहते हैं। वो, उनको नमी पसंद है, वो धूप में सक्रिय नहीं होना चाहते, उनको नमी ज़्यादा पसंद है। और जब शाम ढल जाती है, दिन ढल जाता है, रात होती है, तो वातावरण क्या होता है? ठंडा हो जाता है, नमी आ जाती है। तो इसलिए वो क्या होते हैं? रात को फिर सक्रिय हो जाते हैं। तो इसलिए चंद्रमा का जो स्वरूप दिया गया है वो है सरीसृप। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। याद रखने के लिए एक आसान तरीका ये है कि भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण किया है और उनके गले में नागसाप है। तो इस तरीके से चंद्रमा का जो स्वरूप हो गया वो माना गया है सरीसृप, यानी रेप्टाइल। अब आते हैं दोस्तों बुध यानी मरकरी पे। तो देखिए दोस्तों, बुध आपकी वाणी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को रिप्रेजेंट करता है, आप कितना अच्छा बोलते हैं। तो आपको किसकी आवाज़ सबसे अच्छी लगती है? जब आप सुबह उठते हैं तो पंछियों की जब चहचहाट सुनते हैं तो कितना प्यारा लगता है। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसको पंछियों की चहचहाट जो सुबह होती है वो पसंद ना हो। और क्यों पसंद होती है? क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत ही मीठी है, मधुर है। तो इसलिए बुध जो हो गए, उनको जो स्वरूप दिया गया है वो भी दिया गया है पक्षी का। क्यों? क्योंकि वाणी से रिलेटेड है, वाणी को रिप्रेजेंट करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को रिप्रेजेंट करते हैं। वाणी किसकी अच्छी लगती है हमें? पक्षियों की। उनकी जो मीठी मीठी जो चहचहाट होती है वो हमें अच्छी लगती है। तो इसलिए बुध जो है, उनको जो वर्ग प्रदान किया गया है वो है पक्षी की। इस तरीके से दोस्तों आपने देख लिया कि सूर्य का स्वरूप माना गया है पक्षी, चंद्रमा के स्वरूप को सरीसृप माना गया है,
मंगल के स्वरूप को चतुष्पद, बुध के स्वरूप को पंची, बृहस्पति के स्वरूप को द्विपद, शुक्र के स्वरूप को भी द्विपद, शनि के स्वरूप को चतुष्पद, राहु और केतु को कोई स्वरूप नहीं दिया गया है क्योंकि ये छाया ग्रह है, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं, कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको जितनी ईजी वे में समझा सकूं वो आपको बता दूं मैं। ये एक समझने का एक आसान तरीका है और इस माध्यम से इस तरीके को अगर आप अपनाते हैं, आत्मसात करते हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से आपको इन सबों का स्वरूप जो होगा वो याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। आपको फिर कॉपी पेन कॉपी के पेज को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हर चीज़ को रट लेना दोस्तों अच्छी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट होनी चाहिए कि कभी अगर आप भूल भी गए तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके और लॉजिक अप्लाई करके आप फाइनल रिजल्ट तक पहुंच सके, कंक्लूजन तक पहुंच सकें और गलत साबित ना हो। इसलिए हर चीज़ का कॉन्सेप्ट लेना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा और अगर आपको ये लिखना चाहें, आप इसको नोट करना चाहें तो आप इसको ज़रूर नोट कर लें। और अगर आपको दोस्तों मेरा ये एपिसोड पसंद आ रहा है, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं दोस्तों, तो मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।